नमस्कार दोस्तों, सीटेट की परीक्षा 7 जुलाई को होगी। पेपर 2 एसएसटी के लिए ऐसे वन लाइनर के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सीटेट के एग्जाम में आज तक सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि हर बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन यहां पर आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए यहां पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर आपको 200 से अधिक वन लाइनर क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलिए इस वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? ताराबाई शिंदे। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता, ताराबाई शिंदे से, जिन्होंने स्त्री और पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की थी। उत्तराधिकार की शहदायात प्रथा मुगल काल में थी। ये थी आपकी सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन कैसा होगा? बराबर होगा। ये आपकी थी मुगल काल में शहदायात प्रथा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का उदाहरण है? सनराइज उद्योग का मतलब होता है उभरते हुए उद्योग। उभरते हुए उद्योग यानी कि तेजी से विकसित हुए उद्योग को बोलते हैं सनराइज उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? फलोद्यान का मतलब होता है विश्व में जहां पर सर्वाधिक आपकी फल उगाए जाते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यहाँ पर क्या लिखा है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जो आपका क्षेत्र है ये दोस्तों कहाँ पर है? ये आपके भूमध्य वाले क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर भूमध्य रेखा है जिसको विषुवत बोलते हैं, इसी वाले क्षेत्र में आपका ये क्षेत्र पड़ता है। ये क्षेत्र एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, फलों के लिए। यहाँ पर कौन कौन से फल पाए जाते हैं? अंगूर पाया जाता है, अंगूर, संतरा, अंजीर। ये कुछ ऐसे प्रसिद्ध फल हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि विश्व में सर्वाधिक जो खट्टे फल हैं, खट्टे फल कहाँ पर पैदा किए जाते हैं? वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पैदा किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायान में सहायता करता है? जहाजों के नौकायान यानी कि जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचाने में कौन सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र सहायता करते हैं। पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं रेगिस्तानों में। रेगिस्तान का मतलब क्या होता है? आप जानते होंगे, रेगिस्तान में जब पवनें चलती हैं तब वो किसका निर्माण करती हैं? छत्रक शैल का निर्माण करती हैं। उसी के साथ निक्षेपण आग करती है। आपसे पूछे तो आपको बताना है लोयस जो कि पवन के द्वारा एक निक्षेपण आग करती है। लोयस सर्वाधिक आपके चीन में पाए जाते हैं। चाइना में सबसे बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? जबरन मजदूर थे। ठीक है, असम में पाइक, असम कह लो या अहोम जनजाति में पाइक थे जिनको जबरन मजदूर यानी कि जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर किया गया था। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, शनि, अरुण और वरुण, ये ऐसे ग्रह हैं, इनको गैसीय ग्रह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैसीय ग्रह। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण के तौर पर यहाँ पर समझो, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन उदाहरण देकर भी पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, कपास, जो आपकी कपास होती है प्राकृतिक क्रिया है, यानी कि प्राथमिक क्रिया है। इससे सूती वस्त्र बनेगा, यानी कि वस्त्र बनेगा, तब ये आपकी द्वितीयक हो जाएगी। यानी कि किसी भी प्राकृतिक चीज का जब क्या करते हो? रूप बदलते हो, यानी कि अधिक मूल्यवान में उसको बदल देते हो। जैसे कपास से वस्त्र बनाओगे तो ये द्वितीयक क्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार मैंने गन्ने का उदाहरण देकर आपको बताया था, गन्ने से अगर आप चीनी बनाओगे ये भी आपका द्वितीयक क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको बता देना है। प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक क्रियाएं आपकी प्राथमिक में आती हैं। प्राथमिक क्रिया में कृषि, पशुपालन, खनन इत्यादि आता है। पृथ्वी द्वारा प्रसारित प्रेषित
रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? बाह्य वायुमंडल, जिसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं, जो कि रेडियो वाली तरंगों को परावर्तित करता है। अगला, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम कितने बार आता है? ये एग्जाम में पूछा गया है। एक बार आता है गंगा नदी और यमुना नदी का नाम ऋग्वेद में। यहाँ पर अगला प्रश्न, दादन व्यवस्था है जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। ये आपकी होती है दादन व्यवस्था, यानी कि ये कुटीर उद्योग इसको कह लो, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का ही होता है दादन व्यवस्था। जैसे मान लो तेंदुए के जो पत्ते होते हैं उसको कोई महिला एकत्रित कर रही है, उससे बीड़ी का निर्माण कर रही है और बीड़ी को स्थानीय स्तर पर वो बेच दे रही है, वो भी आपकी दादन व्यवस्था में ही आएगी। अगला प्रश्न, प्राचीन तमिलनाडु में बस्तियों को उर कहते हैं। किसकी बस्तियों को उर कहा जाता था? किसानों और यानी कि जो खेतीहर होते हैं, खेती करने वाले, उनकी बस्तियों को बोलते थे उर। कहाँ पर बोलते थे? तमिलनाडु में। वागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जो भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? श्रम और पूंजी, यानी कि मेहनत और रुपए की जरूरत होती है बागान कृषि में। बागान कृषि के कुछ उदाहरण की मैं बात करूं, इसको रोपड़ कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपके क्या क्या उगाए जाते हैं? चाय हो गई, काफी हो गया, ठीक है, चाय, कॉफी, गन्ना, कोकोआ, रबड़, ये सभी आपके बागान कृषि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहां पर हैं? ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, महलवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था गांव के मुखिया को। यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा और हर बार पूछता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अगर महलवारी बंदोबस्त की बात करो तो ये 1822 में होल्ट मैकेंजी को याद रखो। किसको? होल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को शुरू किया था 1822 में। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आगरा वाले जिले में इसको लागू किया था। इसमें राजस्व वसूलने का जो अधिकार दिया गया था गांव के प्रधान अथवा गांव के मुखिया को दिया गया था। याद रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त से। स्थायी बंदोबस्त है ये 1793 में शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। इसमें किसको राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया गया था? जमींदार को। किसको? जमींदार को इसमें दिया गया था, परंतु महलवारी में गांव के मुखिया को दिया गया था। इतना अंतर यहाँ पर याद रखना। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों। नगर निगम में चुने गए सदस्य को कहते हैं पार्षद। क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? ये कथन है लॉर्ड कैनिंग का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? यानी कि ईसाई धर्म को भारत में क्यों शिक्षा में उनको लाया गया? लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। यहाँ पर आपकी पुस्तक में बताया गया है लोगों के नैतिक चरित्र सुधारने के लिए क्रिश्चियन शिक्षा को जोड़ा गया। सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, यानी कि 2 या 3 दिनों तक पानी रुका रहे। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में निम्न में से किस खनिज के अग्रणी हैं? यानी कि सबसे आगे हैं टिन। टिन उत्पादक में चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया ये देश आपके आगे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं? किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है? 3 कारण याद रखना, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक समानता के कारण, यानी कि लद्दाख और तिब्बत में धार्मिक समानता पाई जाती है। समान भोजन दोनों जगहों पर चलता है। उसी के साथ समान भाषा भी आपकी मिलती जुलती है। यानी कि 3 कारणों के आधार पर लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं। याद रखना, लद्दाख का एक ग्रंथ, तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, जो कि लद्दाख में प्रचलित है। केसर सागा ये ग्रंथ भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? उसकी उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, यहाँ पर ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है जो कि स्टेटमेंट के रूप में है। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मारा। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं।
क्योंकि दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है ग्लोब। ग्लोब हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। गेहूं एवं जौ जैसी फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक मैंने आपको बताया था ताराबाई शिंदे के द्वारा। पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है? ये साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, इन सभी से मिलकर बना है। एडुसेड से क्या अभिप्राय है? ये एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे कहते हैं संचारणीय बीमारियां। अगला क्वेश्चन नंबर 35, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए यहाँ पर न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? उनके लिए आयु पुरुष के लिए 18 वर्ष विवाह करने के लिए और महिलाओं के लिए 16 वर्ष उम्र रखी गई, जब 1929 में बाल विवाह निषेध कानून पारित कर दिया गया था तब। अगला प्रश्न, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? मुर्शिद कुली खान से। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है इस पर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी कि केंद्र है। किस लिए केंद्र है दोस्तों? ये दोस्तों किस लिए है? अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों को फलने फूलने के लिए उत्तरदायी कौन सा कारण है? ये है यहाँ कपास की खेती वाले क्षेत्र इसके पास में है, अहमदाबाद में। ठीक है, तो यही इसका एक प्रमुख कारण है। एक चीज और याद रखो, यानी कि भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। भारत का मानचेस्टर क्या बोलते हैं? भारत का मानचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर वस्त्र आपके उत्पादित किए जाते हैं। वस्त्र उद्योग का एक क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र है। ठीक है, भारत का एक केंद्र है, इसलिए भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है? सेंट थॉमस को। किसको? सेंट थॉमस को। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। मेहरगढ़ पाकिस्तान बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 43, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? यह दोस्तों राष्ट्रकूट काल की कृति है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था, जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान भी कराया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? C राजगोपालाचारी था। अगला 45 नंबर का क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। कहां से? गुजरात से मिले हैं। मैंने आपको कितनी जल्दी यहाँ पर 45 क्वेश्चन करा दिए। अगला प्रश्न 46 नंबर का, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? अभंग के नाम से। किस नाम से? अभंग के नाम से। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? समानता के अधिकार का। ठीक है ना, समानता के अधिकार का। सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी? ये ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी, जो कि भुर्ज नामक एक पेड़ होता था। क्या होता था? भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल हुआ करती थी उस पर। ये भुर्ज नामक पेड़ आपका पाया कहाँ जाता है? ये दोस्तों हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर? हिमालय क्षेत्र का पौधा है भुर्ज नामक पेड़, जिस पर प्राचीन काल में पांडुलिपियां यानी कि हस्तलिपियां लिखी जाती थी।
ताड़पत्रों पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, हिस्ट्री यानी कि भूगोल, ज्योग्राफी, राजनीतिक विज्ञान, सिविक्स एंड यानी कि पॉलिटी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ये आपका एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1873 में की थी। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक बहुत फेमस है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, गुलामगिरी। गुलामगिरी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कब लिखी? 1873 में लिखी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में हुई। किसने? ज्योतिबा फूले ने। 51 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? केसर सागा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, परंतु लद्दाख में प्रचलित है। वहाँ के लोग लद्दाख में क्या करते हैं? इस पर नाटक खेलते हैं और इस पर गीत गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूराल पर्वत अलग करते हैं। एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 53 नंबर के क्वेश्चन की। स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? रेगिस्तान में छत्रक शैल पाए जाते हैं जो कि पवन के द्वारा बनाई गई एक स्थलाकृति है। किसके द्वारा? पवन के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 54, किस एक को जीवाश्मी ईंधन माना जाता है? पेट्रोलियम या कोयला को क्या बोलते हैं? जीवाश्मी ईंधन बोलते हैं, क्योंकि इनमें जीवन जो जीव होते हैं, जीव जंतुओं के क्या होते हैं? अवशेष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुक्तावनी होती है। आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? आंतरिक परत को बोलते हैं क्रोड। किस नाम से जानते हैं? क्रोड के नाम से जानते हैं, जो कि निफे से बनी होती है। किससे? निफे से मिलकर बनी होती है। Ni का मतलब क्या होगा? निकिल होगा। Fe का मतलब होगा फेरस। फेरस का मतलब लोहा, यानी कि निकिल और लोहा से बनी होती है आंतरिक परत, जिसको क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं, निकिल एवं लोहे से। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत परपटी मुक्ता बनी होती है। ये सियाल से बनी होती है, जिसको सिलिका एवं एल्यूमिना के नाम से जानते हैं। सियाल, सियाल इस प्रकार से लिखा जाता है। Si का मतलब होगा सिलिका, एल का मतलब होगा एल्यूमिना, इसलिए ये किससे बनी होती है? सियाल से बनी होती है। एक आपकी परत होती है मेंटल। मेंटल वाली परत किससे बनी होती है? ये सीमा से बनी होती है। किससे? सीमा से बनी होती है। Si का मतलब सिलिका, Ma से मतलब मैग्नीशियम। मेंटल को महासागर वाली परपति के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न, समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है? 23.5 डिग्री है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण समतल पर। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर कहता है, 19वीं सदी में किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था? मुमताज़ अली बेगम, जो कि एक महिला थी, उन्होंने क्या कहा था? 19वीं सदी में महिलाओं को भी शिक्षा के अधिकार होने चाहिए। किसके आधार पर? कुरान शरीफ का हवाला देकर कहा था। अगला प्रश्न यहाँ पर है 59 नंबर का, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये है बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित। बौद्ध धर्म में आपके कुल कितने पिटक होते हैं? 3 पिटक होते हैं, जिनको 3 टोकरी के नाम से जानते हैं। पहला यहाँ पर विनय पिटक की बात करी गई है, बौद्ध संघ के नियम से होता है। एक होता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक है, उसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं। क्या है? बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं, बचपन है, वो आपके सुत्त पिटक में ही आ जाता है। उसके बाद में एक आपका है अभिधम्म पिटक। कौन सा? अधिधम्म पिटक है। उसमें क्या है दोस्तों? उसमें है बौद्ध धर्म के जितने भी सिद्धांत दर्शन है वो सभी आते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न 60 नंबर का, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे। उस स्थान को मंडप के नाम से जानते थे। गर्भगृह में भगवान की प्रतिमा रखी जाती थी। मंडप जहाँ पर लोग एकत्रित होते थे, एक प्रकार का बड़ा सा कमरा यानी कि हॉल। यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न, उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, यानी कि 10 से 12 बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा? ये आपका 2005 का एक कानून है, जिसमें कहा गया है अगर किसी पत्नी के पति की मृत्यु होती है तब उसकी जो हिस्सा है, ठीक है, संपत्ति पर उसकी पत्नी का, उसके पुत्र का, उसकी पुत्रियों का, इनका सभी का वहाँ पर हिस्सा होगा। ये वाला कथन यहाँ पर कहा था। एक है 2006 का घरेलू हिंसा कानून, ठीक है, वो है घरेलू हिंसा कानून, परंतु ये है संपत्ति वाला कानून 2005 का।
यहाँ पर 62 नंबर का प्रश्न कहता है सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। यह है जूट की किस्म। एक आपसे पूछा जाता है सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। पटसन को बोलते हैं सुनहरा रेशा। पटसन को क्या बोलते हैं। पटसन को बोलते हैं सुनहरा रेशा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। शनि बृहस्पति यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 64 यहाँ पर कहता है सूफी संत के अनुसार खानकाहों से क्या अभिप्राय है। खानकाह वह स्थान था जहाँ पर सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। यहाँ से 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक तो खानकाह आपसे पूछा जाता है जहाँ पर सूफी संत का निवास स्थल कह लो या जहाँ पर वो बैठकों का आयोजन करते थे। एक आपसे पूछा जाता है दरगाह। दरगाह क्या है। ये एक मकबरा होता है। क्या होता है। दरगाह एक प्रकार का मकबरा होता है। जब किसी सूफी संत की मृत्यु हो जाती है उस स्थान पर दफनाया जाता है, वो मकबरा कहलाता है अथवा उसी को दरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं। दरगाह बोलते हैं। एक पूछा जाता है ईदगाह। मिलान वाले में पूछा गया है ईदगाह। ईदगाह क्या है। ये दोस्तों प्रार्थना स्थल होता है जहाँ पर सूफी लोग क्या करते हैं अपने इष्ट के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वो स्थान कहलाता है ईदगाह। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर 65 नंबर का क्वेश्चन, देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को पुकारा जाता है। यानी कि स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जगहों पर पुकारा जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है। उत्तर भारत में इसको कहते हैं झूम खेती, मलेशिया में लादांग कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए यहाँ पर आपका 66 नंबर का प्रश्न, सूर्य एवं चंद्रमा की पृथ्वी की सतह पर शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निम्नलिखित में से किस महासागरीय परिसंचरण की उत्पत्ति हुई है। ज्वार भाटे के कारण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर है हैसियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से। संत के जीवनी लेखन से राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी। संस्कृत भाषा में लिखी थी। बहुत महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। बाण भट्ट था, जिसने हर्षचरित की रचना संस्कृत में की थी। यहाँ पर अगला प्रश्न, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है। कर्क रेखा है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न 70 नंबर का, भारतीय राष्ट्र का राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 71 नंबर का क्वेश्चन, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच में चला था। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। ये क्या करना चाहते थे। कन्नौज पर कब्जा करना चाहते थे। कन्नौज गंगा घाटी में बसा हुआ एक नगर है, ठीक है ना, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला भी है। अगला प्रश्न 72 नंबर का, पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है। क्यों दोस्तों, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और बीच में कैसी है, बीच में ये उभरी हुई है, इसीलिए पृथ्वी को जियोइड कहा जाता है। जियोइड यानी कि भू आब के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है। नहीं, यहाँ पर ये आप यहाँ से काट दो इसको। नहीं यानी कि घटक कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर दूरी दिशा प्रतीक, दूरी दिशा प्रतीक, ये 3 घटक होते हैं मानचित्र के। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या है। ऋतु प्रवास का मतलब होता है नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। यानी कि जानवरों के लिए जहाँ पर घास उपलब्ध होगी, पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा, वैसी ही जगहों पर ये अपने जानवरों के साथ में जाते हैं, वही ऋतु प्रवास कहलाता है, जो कि मौसम के अनुसार होता है। कैसे, मौसम के अनुसार होने वाला प्रवास ही आपका ऋतु प्रवास कहलाता है। यहाँ पर 75 नंबर का प्रश्न, स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। पठारों पर सर्वाधिक खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है। आंध्र प्रदेश। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय क्या है। नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। चलिए यहाँ पर 78 नंबर का प्रश्न,
जैसा कि चोल अभिलेख में उल्लिखित है कि ब्रह्मदेह जो भूमि है वो ब्राह्मणों को दी जाती थी। ब्रह्मदेह किसको दी जाती थी? ब्राह्मणों को दी जाती थी। एक भूमि है आपकी सालाभोग। सालाभोग जो है ये दोस्तों विद्यालयों के रख रखाव के लिए थी, स्कूल के लिए, ठीक है। विद्यालय के रख रखाव के लिए कौन सी भूमि थी? सालाभोग भूमि थी, याद रखना। चलिए यहाँ पर 79 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशियों ने किसके समय बेटी कर नगद के बजाय जबरन रूप में लिया जाता था? चोल राजवंश के समय बेटी कर जो था वो नगद के बजाय जबरन यानी कि जबरदस्ती उनसे लिया जाने लगा। 80 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित महासागरों में से किसमें पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है? प्रशांत महासागर में। उस गहरे भाग का नाम क्या है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त उस मतलब कि गर्त का नाम है जो कि सबसे गहरा है दुनिया में, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर 81 नंबर का प्रश्न, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? सरकार करता है, गवर्नमेंट करता है, याद रखना। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर है 82 नंबर का प्रश्न, भारत के संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाला या बाली कौन है? न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका अंतिम व्याख्या करने वाली होती है। निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? सूती कपड़ा। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? पटसन को सुनहरा रेशा बोलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने रेलवे और टेलीग्राफ सिस्टम की शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं कुरनुल गुफा से। कहाँ से? कुरनुल गुफा से प्राप्त हुए हैं राख के अवशेष। ये महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न, कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। 88 नंबर का प्रश्न, आतपन का संबंध किसके साथ है? सौर ऊर्जा के साथ आतपन का संबंध होता है। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? नाइट्रोजन। मैंने आपको बताया था 78% पाई जाती है नाइट्रोजन, उसके बाद 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी? 21% पाई जाती है। 90 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदर कहा गया है? चोल, चेर, पांड। ये 3 आपके जो सरदार थे, यानी कि ये सरदारियां थीं, कहाँ पर थीं? ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु वाले इलाकों में, ठीक है ना। चोल, चेर, पांड, इनको संयुक्त रूप से संगम कविताओं में मूवेंदार कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पर 91 नंबर का प्रश्न, वंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए प्रयोग में लाया गया था? ये गुलामों अथवा दासों के लिए प्रयोग किया जाता था, जो कि वंदगा एक फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। यहाँ पर 92 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना की थी? ईवी रामास्वामी पेरियार ने किसकी स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी? स्वाभिमान आंदोलन यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण कौन सा है? वो होता तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, ठीक है। जैसे एक स्टैक आकृति होती है, ठीक है, स्टैक भी समुद्र के द्वारा बनाई गई स्थला करती है। 94 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से मिले औजार मिले थे? हुंसगीपुरा स्थल है ये आपके, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है, जहाँ पर क्या प्राप्त हुए थे? चूना पत्थर से निर्मित औजार प्राप्त हुए थे। यहाँ पर समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है? 2 कालखंडों के मध्य संबंध पता करने के लिए इतिहास में समय रेखा इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर 96 नंबर का प्रश्न, महाजनपदों के राजाओं या शासकों ने नियमित रूप से कर वसूले थे। फसलों पर भी कर वसूला करते थे, शिल्पकारों पर भी यानी कि कारीगर लोगों पर भी, व्यापारियों पर भी, आखेटकों पर भी, पशुपालकों पर भी, ठीक है। और दोस्तों किस पर? किसानों पर भी ये कर वसूला करते थे, यानी कि ये नियमित कर वसूला करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं? मुसलमान और बौद्ध। यहाँ पर आपसे लद्दाख वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, छोटा तिब्बत का भी पूछेगा, कौन से यहाँ पर लोग रहते हैं, कौन से धर्म के, मुसलमान बौद्ध रहते हैं, कौन सा ग्रंथ है, केसर सागा ग्रंथ है। ये 3-4 चीज़ें वहाँ की फेमस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 98 नंबर का प्रश्न, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है?
विषुवत रेखा कहा जाता है। इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? भूमध्य रेखा के नाम से भी इसी को जानते हैं। 99 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। एक आपकी गति पूछी जाती है परिक्रमण। परिक्रमण जो गति है, ठीक है, परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है ना। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? वायु मार्ग। वायु मार्ग बेहद उपयोगी है। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है विसर्प। क्या कहलाता है? विसर्प कहलाता है। अगला प्रश्न, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित हो वो जनसांख्यिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? जनसांख्यिकी कहलाती है। यहाँ पर 104 नंबर का प्रश्न, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। पीसी कल्चर कहलाता है। यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होती हैं। एक तो पीसी कल्चर मैंने आपको बता दिया, ये मछली से संबंधित होती है। एक होती है वीटी कल्चर। क्या होती है? वीटी कल्चर, जो कि किससे संबंधित है? ये अंगूर की खेती से संबंधित होता है। वीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। एक है आपका हार्टिकल्चर। क्या है? एक है आपका हार्टिकल्चर, जो कि किससे संबंधित है? ये दोस्तों यहाँ पर दोबारा मैं लिखना चाहूँगा, एक हार्टिकल्चर। ठीक है, हार्टिकल्चर किससे है? ये आपके फलों से संबंधित है, फूलों से संबंधित है, सब्जियों से संबंधित है। ठीक है, फल, फूल, सब्जी वाली कृषि को क्या कहते हैं? उद्यान वाली कृषि को हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अब बात करता हूँ वीटी कल्चर की। जो वीटी कल्चर है इसमें अंगूर की खेती की जाती है। किसकी? अंगूर की खेती की जाती है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं सेरीकल्चर की। सेरीकल्चर जो होता है इसमें क्या होता है? रेशम के जो कीड़े होते हैं, किसके कीड़े? रेशम के जो कीट होते हैं उनका पालन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, सेरीकल्चर के माध्यम से। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर सभी लोग जानते हो, ये आपकी कृषि से संबंधित है, जिसमें आपके गेहूं, धान वगैरह वगैरह फसलें उगाई जाती हैं। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न 105 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत? गैर परंपरागत का मतलब होता है नवीकरण। क्या मतलब होता है? नवीकरण। इसका मतलब होता है नवी, जो आपके नए स्रोत हो, नवीकरण, जो कभी समाप्त ना हो। जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये कैसे स्रोत हैं? गैर परंपरागत, यानी कि नवीकरण है, बिल्कुल नए स्रोत हैं। ये कभी समाप्त नहीं होंगे, इनका पुनः उपयोग भी हो जाएगा। ऐसे स्रोत को कहते हैं नवीकरण अथवा गैर परंपरागत। वहीं एक होता है आपका परंपरागत अथवा अनवीकरण। ये समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनका एक बार प्रयोग करने के बाद ये स्रोत आपके समाप्त हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल को एक बार मोटरसाइकिल या बाइक में डालोगे, समाप्त, उसको आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है इनको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जीवाश्मी ईंधन पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये आपके इनको बनने में बहुत समय लगता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सीमित संसाधन, परंपरागत संसाधन अथवा अनवीकरण संसाधन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे कहते हैं स्थल संधि। अगर जल वाले भाग को जोड़ेगा तो उसको बोलते हैं जल संधि, अगर स्थल को जोड़ेगा स्थल संधि कहेंगे या भू संधि कहोगे। यहाँ पर 108 नंबर का प्रश्न, इतिहास की निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? पूरा पाषाण काल सबसे लंबी है। इसी में 99% मानव इतिहास की घटनाएं घटित हुई हैं। किसमें? पूरा पाषाण काल में ही। 109 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। द्वीपीय महाद्वीप किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। यहाँ पर इनका क्रम भी दिया गया है। बड़ा सबसे है आपका एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका के बारे में याद रखना, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर भारत के शोध संस्थान जैसे मैत्री है, भारती है, दक्षिणी गंगोत्री है, ये आपके शोध संस्थान है भारत के ही। 110 नंबर का प्रश्न,
ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? संस्कृत भाषा में रची गई है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 111 नंबर के क्वेश्चन की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। सबसे पुरानी पांडुलिपियां लिखी गई थी ताड़पत्रों पर, मैंने आपको बताया भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर। अगला प्रश्न, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। अस्पृश्यता किस आधार पर भेदभाव को दर्शाती है? जाति के आधार पर। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। चलिए बढ़ते हैं 118 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। कहता है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्होंने बारडोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में जो महिलाएं थी उनके द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ये भी याद रखो, इनको भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उस समय भारत में 465 देसी रजवाड़े यानी कि रियासतें थीं, उनको विलय करने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भाई साहब ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर लागू करने की बात करूं, ठीक है, लागू ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को ये आपका संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर अगला प्रश्न, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरचित किया गया है? कबीर के विचारों को। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है। यहाँ पर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है संघवाद। ठीक है ना, संघवाद के नाम से उसको जानते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम मैंने आपको बताया 2005 में क्या है दोस्तों, इसमें है महिलाओं का भी पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार दिया गया है। ठीक है, पुत्र का भी, पत्नी का भी और उनकी पुत्रियों का भी, सभी का, अगर किसी के पिता की मृत्यु होती है तब। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर पदनाम होता है थाने के प्रभारी का। यहाँ पर अगला प्रश्न, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 5 ईयर्स, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, यानी कि हमको दिखाई पड़ता है कि ग्रह आपके छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर 127 नंबर का प्रश्न, पुरास्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पुरास्थल। क्या दोस्तों बोलते हैं? पुरास्थल बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरु अंगद ने। किसने दोस्तों? गुरु अंगद। 129 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि आईने अकबरी के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ये एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर उससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सभी को यहाँ पर मतलब कि टाइप कर दिया है। आपको बताऊंगा आईने अकबरी में क्या है। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है, जैसे सैनिकों का रख रखाव कैसे होगा, पद वेतन के तौर तरीके क्या होंगे, त्योहार, रीति रिवाज। ठीक है, ये सभी आपके किस में आता है? आईने अकबरी में आता है। यहाँ पर इन चीज को आप समझ लो। एक ग्रंथ है आपका अकबरनामा, जिसको अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी, जो कि अकबर का दरबारी कवि था। पहली बात। दूसरी बात है, इसने किसकी रचना करी? अकबरनामा। अकबरनामा के भी 3 भाग हैं, यानी कि 3 जिल्द कह लो या 3 भाग कह लो या 3 पार्ट कह लो। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? जो पहला भाग है, पहले भाग में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहले भाग में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है। दूसरे में अकबर के शासनकाल का जो घटनाक्रम है, घटना चक्र है, उसका वर्णन है। तृतीय भाग को क्या बोलते हैं? आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। इसमें अकबर के शासन, रीति रिवाज, सांख्यिकी, पद वेतन, सैनिक, ये सब कुछ आता है आईने अकबरी में।
इसलिए आईने अकबरी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। मैंने आपको यहाँ पर तीनों चीज़ें बता दी जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर बात करते हैं 130 नंबर के प्रश्न की। नारी मताधिकारी आंदोलनकारियों निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग थी? इनकी थी महिलाओं के लिए भी मताधिकार। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई समय निर्धारित करता है। अगला प्रश्न, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं अवनालिकाओं को बनने और रोकने। ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए पवन की गति को रोकने के लिए। पवन की दोस्तों क्या रोकने के लिए? पवन की गति रोकने के लिए रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। यहाँ पर ये गलत यहाँ पर टाइप हो गया है, ठीक है, तो याद रखना। चलिए यहाँ पर 133 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता है? गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की ये आपकी विशेषताएं दी गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। चाप झीलें भी इस मैदान में, ओक्सबो लेक भी बहुत सारी पाई जाती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। ये प्रश्न आपके 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, ये तो प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है। शंकुधारी वन, वनों से संबंधित आते ही हैं प्रश्न आपकी परीक्षा में। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 यानी कि यहाँ पर 50 से 70 में है आपकी क्या है, यहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है जिसको टैगा के नाम से भी जानते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमोड़ बोलते हैं। यहाँ पर ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किससे होती हैं? पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसका अक्ष का झुका होना, जो कि ऋतुओं में परिवर्तन का कारण होता है। यानी कि जो यही आपका कारण होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों को सही क्रम में चयन कीजिए। सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। यहाँ पर एक बार और समझ लीजिएगा आप, क्षोभ मंडल में मौसम वाली सभी प्रकार की घटनाएं किसमें होती हैं? मौसम वाली घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में मौसम वाली घटनाएं नहीं होती हैं, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। मध्य मंडल में उल्कापिंड आने पर जल जाता है। बाह्य वायुमंडल में रेडियो तरंगें होती हैं। बहिर्मंडल में आपकी गैसें पाई जाती हैं। बस इतना आपको यहाँ पर समझना था। अगला प्रश्न, गैरिसन नगर से अभिप्राय क्या है? इससे अभिप्राय है किलेबंद बसाव, जहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं उसे कहते हैं गैरिसन नगर, या इसी को बोलते हैं छावनी नगर। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं छावनी नगर अथवा गैरिसन नगर, जहाँ पर किलेबंद बसाव होते हैं, जहाँ पर सैनिक रहते हैं। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में रामानुज ने दिया था। किसने? रामानुज ने दिया था। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय धारा है क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। एक चीज हमेशा ही याद रखो आप लोग, जो भूमध्य रेखा होती है यानी कि विषुवत रेखा, यहाँ पर जो सूर्य होता है, सूर्य जो होता है इसकी किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक ऊष्मा होती है। यहाँ पर क्या होती है? गर्मी होती है। इसलिए भूमध्य के निकट आपके जो सागर होते हैं वो हमेशा ही कैसे होते हैं? गर्म होते हैं आसपास वाले, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा सर्वाधिक पड़ती है। और जो आपके उत्तरी ध्रुव पर होते हैं, ठीक है, ध्रुवों पर होते हैं, दक्षिण ध्रुव की बात करूँ या उत्तर, यहाँ पर आपके ठंडे पाए जाते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, यहाँ पर पूरी तरह पहुँच नहीं पाती हैं। 6 महीना रात होता है, 6 महीना दिन होता है, जैसे नॉर्वे की मैं बात कर लूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखो, वो भी मैप के माध्यम से, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण है बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होना। अगला प्रश्न यहाँ पर है 142 नंबर का, ग्लोब के बारे में सही कथन आपको यहाँ पर बताना है। ये सभी ग्लोब के बारे में सही कथन दिए गए हैं, इनको अच्छे ढंग से क्लियर करो। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है ग्लोब। अगला प्रश्न, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या होता है? उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। यानी कि पूर्वाग्रह एक नकारात्मक रूप है, किसी का अनादर करना, बेइज्जती करना, भेदभाव करना, यही आपका क्या होता है? पूर्वाग्रही होता है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी सेवाएं सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं? पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, ये सभी सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? अनुच्छेद 21 में।
यानी कि सभी को जल का भी अधिकार है, स्वच्छ जल का, स्वच्छ हवा लेने का अधिकार, वायु का अधिकार, निजता का अधिकार, भोजन का अधिकार। वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। यहाँ पर अगला प्रश्न, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? रजिया के लिए लिखा गया था, जो कि 1236 से लेकर 1240 तक उसका शासन काल था रजिया का। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर ये है आपका मिलान वाला प्रश्न। यहाँ पर इस चीज को रट लो, क्या यानी कि महत्वपूर्ण है। बख्शी क्या था? सैनिक वेतनाधिकारी आपका था बख्शी। सद्र क्या था? धार्मिक व धर्मार्थ किए जाना वाला मंत्री था। इक्तादार थे सैन्य कमांडर। कोतवाल था नगर का पुलिस अधिकारी। महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमत्तू खेती के लिए इस्तेमाल होता है? बेवड़, बेवड़ या बेवर कहते हो इसको, ठीक है। ये घुमत्तू खेती के लिए मध्य प्रदेश में इस्तेमाल किया जाता है। अगला, किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? मौलाना आजाद ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज क्या हैं? मैग्नीशियम, सिलिका। एक चीज हमेशा याद रखो, पृथ्वी की परतें कितनी होती हैं? मैंने आपको कई बार बताया, 3 होती हैं। पहली होती है परपटी, दूसरी होती है मेंटल, दूसरी मेंटल होती है, तीसरी होती है क्रोड, ठीक है ना। परपटी, परपटी को बोलते हैं महाद्वीप वाली परपटी, क्या बोलते हैं? महाद्वीप की परपटी बोलते हैं। मेंटल को बोलते हैं महासागर वाली, क्या बोलते हैं? महासागर वाली परत के नाम से भी इसको जानते हैं। क्रोड को बोलते हैं आंतरिक परत, जो कि अंदर होती है, अंदर वो वाली परत होती है, ठीक है। परपटी किससे मिलकर बनी होती है? सियाल से बनी होती है। सिलिका एंड एलुमिना, SI का मतलब सिलिका, एल का मतलब एलुमिना, ठीक है। मेंटल सीमा से बनी होती है, SIMA, IMA का मतलब होगा मैग्नीशियम, SI का मतलब होगा सिलिका। क्रोड निफे से बनी होती है, निफे यानी कि निकल और लोहा, फेरस। तो यहाँ पर एक चीज आपने समझी, महासागर वाली परपटी को मेंटल बोलते हैं, जो कि सीमा से बनी होती है। किससे दोस्तों बनी होती है? सीमा से मिलकर बनी होती है। सीमा का मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो आपका उत्तर क्या है? मैग्नीशियम और सिलिका। इस प्रकार आप समझोगे तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और उसे बांच, ऐस, बीज के पेड़, फिजेड, मोनाल पक्षी मिले, तो वो आपके शीतोष्ण पर्णपाती वन की बात कर रहा है। यानी कि शीतोष्ण पर्णपाती जो वन है वहाँ पर मोनाल पक्षी है, फिजेड, ऐस, बीज के पेड़, बांच, ये सभी आपके वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, वनों के प्रकार पहचानिए। यहाँ पर ठीक है, वन के प्रकार आपको पहचानने हैं। यहाँ पर ये संगन है और साल भर वर्षा भी होती है। रोजवुड, आबनूस, महोगनी इन वन के प्रकार हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास में पाए जाते हैं, इसलिए ये हो गया आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ठीक है। तो यहाँ पर साल भर क्या होती है? वर्षा होती है, इसलिए हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से। अगला प्रश्न 154 नंबर का, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं नदी मुहाना। क्या बोलते हैं? नदी मुहाना के नाम से उसको जानते हैं। सतत विकास का अर्थ क्या होता है? सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। वो क्या होता है? वो होता है सतत विकास। अगला प्रश्न, सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों किनारों उठा दिया जाता है क्योंकि पानी टुकड़ों के भीतर में रुका रहे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं वे आपकी होती हैं पक्की दुकानें बाजार में। अगला प्रश्न, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया किसके अग्रणी उत्पादक हैं? टिन के। नगर निगम में चुने गए सदस्य को पार्षद कहते हैं। अगला यहाँ पर मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? बेगार। बेगार का मतलब होता है किसी व्यक्ति से काम करवा लेना और उसको रुपए यानी कि कुछ भी धन ना देना, वही कहलाता बेगार, जिसको सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है समुदायों की बड़ी संख्या। किसकी? समुदायों की बड़ी संख्या।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद बनाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? भारत की संसद का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को होना चाहिए, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, यही होना चाहिए। किसी समुदाय के घेटुआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है उसका बाकी समाज से अलगाव, यानी कि पृथक होना, अलग होना। यानी कि घेटुआइजेशन जो होता है किसी डर के कारण, भय के कारण, आतंकवाद के कारण ये किसी दूसरे समुदाय में रहने लगते हैं सभी लोग एकत्रित, वही आपका होता है घेटुआइजेशन की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है 166 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? ये सभी यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चर्म उद्योग। चर्म उद्योग भी कृषि उद्योग के अंतर्गत आता है, कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोयला एक उदाहरण है, अवसादी सेल का उदाहरण है। अवसादी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं, इसलिए इनको अवसादी सेल बोलते हैं अथवा परतदार सेल के नाम से भी जानते हैं। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। तैराक मृत सागर तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा अधिकता सागर को सघन बना देती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए बी पर विचार करो। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती, कौन सी? स्थायी पवनें, करेक्ट। पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं, करेक्ट। यहाँ पर स्थायी पवनों के बारे में दोनों कथन आपके कैसे हैं? एकदम मस्त हैं। अटलांटिक महासागर के विषय में ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। यह अंग्रेजी एस अक्षर के आकार का है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है, यानी कि दांतेदार है इसकी तटरेखा, इसलिए यह व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, इसको व्यस्ततम महासागर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर हैं, क्योंकि यहाँ दोस्तों यहाँ पर गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है। कहाँ पर? जापान के आसपास और अमेरिका के पूर्वी तट पर। यहाँ पर मछली आपकी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी कि अधिक पाई जाती है। मछलियाँ अधिक वहीं पर पाई जाती हैं जहाँ पर गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महासागर में लवणता सबसे ज़्यादा है? लवणता सबसे ज़्यादा है मृत सागर में, इसलिए मृत सागर में तैराक तैर सकते हैं क्योंकि लवणता यहाँ में बहुत अधिक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रभावित होने वाली गर्म, शुष्क व धूल भरी पवन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ब्लैक रोलर। इसको चिनूक के नाम से भी जानते हैं, चिनूक, ठीक है। चिनूक भी एक आपकी बहती है पवन, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ पर धूल भरी पवन, ठीक है, शुष्क पवन, उसको बोलते हैं ब्लैक रोलर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है, मैंने आपको बताया। निम्नलिखित में से कौन भ्रंतोस्त पर्वत है? यहाँ पर है आपका बाससेज पर्वत और एक राइन घाटी। बाससेज पर्वत राइन घाटी के पास में ही है, ठीक है। ये दोनों आपके भ्रंश पर्वत हैं, कैसे? भ्रंश वाले हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? संसार की छत कहते हैं पामीर के पठार को, पामीर के पठार को। अगला प्रश्न, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों बहिर्भेदी आग्नेय शैल से बना है। एक अंतर्भेदी होता है, एक बहिर्भेदी होता है। बहिर्भेदी का मतलब होता है आग्नेय शैल में जब लावा निकलता है, वो मैग्मा या अथवा लावा जो जमीन के ऊपर यानी कि परतों पर ऊपर की ओर जम जाए उसको बोलते हैं बहिर्भेदी। जो अंदर ही जम जाए उसको बोलते हैं अंतर्भेदी। इतना अंतर होता है, इसलिए जो आपका बेसाल्ट जो बना है, कौन सा पठार? दक्कन का पठार, वो बहिर्भेदी चट्टानों से बना हुआ है। अगला प्रश्न, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदलता है उसे अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल में क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है, मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के मलबे संकुचन से हुआ था? टेथित सागर,
टेथित सागर के मलबे संकुचन से हुआ था। वर्षा और कुहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? ये होती हैं क्षोभ मंडल के अंतर। अगला प्रश्न, नए चरागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहा जाता है ऋतु प्रवास। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो आप लोग, कथन ए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। दूसरा है फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाने, पशुधन पालन, ये सभी आपके किस में सम्मिलित है? ये आपके सभी चीजें कृषि में ही सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग किस सामग्री से बनाए गए थे? ये पौधों और खनिज से बनाए गए थे। अगला प्रश्न, पर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अमेजन नदी बेसिन है। दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।